हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे कंस्ट्रक्शन का। क्लास 10 की 11.2 एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। 11.1 हमारा हो चुका था, उसमें 6-7 क्वेश्चन जो दिए गए थे लाइन सेगमेंट का दिया हुआ था और आपको सिमिलर ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करना था। यहाँ पर हम दो सर्कल के बीच के एंगल्स को ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल से दूसरे सर्कल पर टेंजेंट खींचना कैसे खींचना है वो हम आज बताएंगे आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11.2 एक्सरसाइज का। 11.2 में पढ़ो बेटा। फर्स्ट वाला पढ़ो। Draw a circle of radius 6 cm from a point 10 cm away from its center. Construct the pair of triangles to the circles and measure their length. Draw a circle of radius 6 cm. 6 cm रेडियस लेकर के हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। 6 cm रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करो। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद इसके सेंटर से, ये सी मान लेते हैं इसका सेंटर है, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो 6 सेंटीमीटर है पहले से है, 4 सेंटीमीटर हम और एक्सटेंड कर लेंगे इसको। तो कितना, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल आपका कितना हो गया, ये 10 सेंटीमीटर। ये हम पी पॉइंट मान लेते हैं। सी सेंटर था तो 6 सेंटीमीटर को इंक्लूड करना है। 6 सेंटीमीटर को आपको इंक्लूड करते हुए 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के हमें एक सर्कल ड्रा करना है। उसके बाद इसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर हम आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आपको इंक्लूड करना है दूसरे सर्कल के बनाने के लिए। 6 सेंटीमीटर क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। अब ये आपको सीपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो जब हम किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो हम आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के ऊपर आर्क लगाते हैं, दोनों तरफ, ऊपर भी हो नीचे भी। तो सी पॉइंट को सेंटर मानो, आर्क लगाओ यहाँ भी और यहाँ भी। ऐसे पी पॉइंट को सेंटर मानो, आर्क लगाओ इस साइड से भी और यहाँ भी। समझ में आया? तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ये दो आर्क लगेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका करेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होगा कि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 5 ये हो जाएगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एल है। तो आपका सी एल हो गया और पी एल हो गया, 2 हो गए। अब यहाँ पर इस पॉइंट को सेंटर मान के और ये रेडियस लेकर के एलपी रेडियस ले लोगे और इस पॉइंट को सेंटर मानोगे। अब हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर देंगे, इसको रेडियस लेकर के दूसरा सर्कल ड्रा करेंगे। ये आपका पी पॉइंट क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। सर रेडियस मान करके इधर भी इसको ये रेडियस लो, तो यहाँ पर ये रेडियस लोगे, आर्क ऐसे सर्कल ड्रा कर दोगे। समझ में आया? पी पॉइंट को ये आपको इतनी रेडियस लेना है, 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के आपको सर्कल ड्रा करना है। तो ये 5 सेंटीमीटर रेडियस मेजरमेंट करोगे, उसके बाद ऐसे सर्कल बनेगा। अब ये जहां पर दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, यहां से हम पेयर ऑफ टेंजेंट खींच लेंगे। तो एक तो ये आपका PT1 हो गया और दूसरा आपका PT2 हो गया। ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। समझ में आया? पी पॉइंट से जहां पर ये सर्कल कट करेगा दोनों सर्कल को, ये इस सर्कल और इस सर्कल का जहां इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, तो वहां से आपको PT1 एक टेंजेंट और दूसरा PT2 टेंजेंट। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद 4 सेंटीमीटर इधर बढ़ेंगे, यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, हाफ डिस्टेंस हो जाएगी। अब हमें ये रेडियस लेना है। ये पॉइंट आपका P हो गया, ये C हो गया। इसको रेडियस मान करके दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दोगे। जहां ये सर्कल को दोनों पॉइंट कट करेंगे वहां से टेंजेंट खींच दोगे PT1 और PT2 और इनकी मेजरमेंट देखोगे एक्सटीरियर पॉइंट। हम कह सकते हैं ना कि एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। तो PT1 की लेंथ किसके बराबर होगी, PT2 के। समझ में आया? सर टेंजेंट तो पहले कितना में ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद उसका मेजर करेंगे।
अब यहाँ टेंजेंट आपका P1 हो गया, जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं तक तो टेंजेंट होगी। आपको लाइन डायरेक्ट खींच दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक देखना है, जहां पर दोनों सर्कल टेंजेंट खींचोगे, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जो पॉइंट दोनों कट कर रहे होंगे दोनों सर्कल, इंटरसेक्शन पॉइंट तक के देखना है। बाकी बहुत बड़ी ये लाइन तो इनफाइनाइट तक जाएगी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। तो फर्स्ट Construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. देखो एक 4 सेंटीमीटर, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करो। फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करो। सेंटर आपका सेम ही रहेगा, यही जो इसका 4 सेंटीमीटर का सेंटर लिया है वही आपका 6 सेंटीमीटर का सेंटर रहेगा। इसको हम CP मान लेते हैं, इसको CQ मान लेते। समझ में आ गया? 2 सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के और एक 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के, दोनों का सेंटर सेम रहेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। यहाँ पर ही मान लेते हैं 2 पॉइंट है ये, तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे CQ लाइन का। किसका करेंगे? CQ का। तो 6 सेंटीमीटर का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। जब हम किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के आर्क लगाएंगे। यहाँ C पॉइंट को सेंटर माना, आर्क लगाया, ऐसे Q पॉइंट को सेंटर माना, आर्क लगाया। जहां पर दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे, समझ में आया? हम कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर का आधा कितना हो गया? 3 हो गया। तो 4 के अंदर ही तो आएगा 3। फिर जो लाइन हम खींचेंगे परपेंडिकुलर लाइन, ये छोटे वाले सर्कल के अंदर आएगी, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का आधा 3 होगा। तो ये 4 तक था तो इसके अंदर ही आएगा 3। समझ में आया? अब इस पॉइंट को हम सेंटर मानेंगे और ये रेडियस ले लेंगे। तो जब 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया, या हम कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर डायमीटर मानना है, और हम एक सर्कल खींच देंगे ऐसे। समझ में आया? ये आपका 3 सेंटीमीटर को रेडियस लेना है। तो जब 3 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया? तो जब यहां से हम इसको रेडियस मानेंगे तो ये पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, इसके सेंटर से पास होगा। तो 6 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। अब जहां पर ये कट कर रहा है छोटे वाले सर्कल को, ये यहाँ पॉइंट कट कर रहा है, तो यहां से हम टेंजेंट खींचेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट Q, T1 और यहां से Q, T2। समझ में आया? क्लियर? पहले आप 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ करो, फिर वही सेंटर मान के 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ करो, फिर 6 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो, तो एक लाइन आएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 3 सेंटीमीटर को रेडियस मानो और सर्कल ड्रॉ कर दो 3 सेंटीमीटर रेडियस मान के। जहां ये छोटे वाले सर्कल को, इनर सर्कल, इन सर्कल को जहां ये कट करेगा वहां से एक्सटीरियर पॉइंट Q से पेयर ऑफ टेंजेंट खींच दो। समझ में आया? तो एक टेंजेंट आपकी Q T1 हो जाएगी और दूसरा Q T2 हो जाएगी। दोनों लेंथ में बराबर होगी, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया? यह भी आपको बनाना है। अब हमें इसका एक्चुअल कैलकुलेशन कितना होगा टेंजेंट का, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। समझ में आया? तो h की वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगा। अब ये आपके एक आपका परपेंडिकुलर होगा और दूसरा क्या होगा? बेस हो गया। हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर है, T मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है। अब हमें बेस निकालना है, बेस जो होगी वो टेंजेंट हो जाएगी। समझ में आया? बेस क्या होगी? टेंजेंट। आपने मान लिया है कि परपेंडिकुलर 4 है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स हो गया 6 है, तो इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगी। तो आप चाहे बेस मान लोगे 4 सेंटीमीटर तो परपेंडिकुलर पता करना है, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर मानोगे तो बेस पता करना है। आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे
तो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का होल स्क्वायर। ठीक, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस में b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर। क्लियर? क्या आ गया 16 प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, b स्क्वायर 36 माइनस में 16, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू या 20 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ना उधर जाएगा, तो b इज इक्वल टू रूट में 20। ठीक, रूट में 20, b स्क्वायर इज इक्वल टू 20 है तो b बराबर स्क्वायर रूट लग जाएगा, वहां उसे डिवाइड नहीं होगा, 2b नहीं है, b का स्क्वायर है। अब यहाँ पर 20 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 5 जा 20, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 5 का नहीं निकलेगा तो 2 रूट 5। तो ये लेंथ हमें पता होगी 2 रूट 5। अब चाहो तो आप डेसिमल देख लो कितना आता है, 2 इंटू रूट 5 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, रूट 5 का स्क्वायर रूट। तो हम कैसे निकालते हैं, आपकी में आपने पढ़ा है, 5 का स्क्वायर रूट निकालो। तो हम इस दो तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है या एलसीएम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन को या एलसीएम मेथड को, और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एलसीएम मेथड से सभी का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, 5 का नहीं निकलेगा, 2 का नहीं निकलेगा। ठीक, जैसे 36 है तो 2 नंबर का पेयर बनाओगे उसमें निकल सकता है, तो ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस नंबर का स्क्वायर ले जाए कि 5 से ज्यादा ना हो, हमेशा स्क्वायर नंबर्स ले जाते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, याद करना पड़ेगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर खड़े होता है। अब 5 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो 2, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। मैक्सिमम 1 से लेकर 9 तक हम ले जाते हैं, 10 का स्क्वायर कभी नहीं जाएगा। समझ में आया? तो हम देखेंगे 5 किसके स्क्वायर में आएगा, तो 9 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 2 का स्क्वायर ले जाएंगे। अब 2 हम यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 इसके नीचे लिखेंगे, 3 बार आपको नंबर लिखना है। कितना टाइम लिखना है, 3 टाइम्स। तो 2 हम यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब यहाँ पर 9 लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, इस साइड में लिखेंगे नंबर के नीचे, और इन दोनों को सम करेंगे। इधर क्या करना, ऐड करना है, 2 में 2 ऐड करो 4 हो गया। समझ में आया? अब 5 में से 4 माइनस करोगे 1 आ गया। अब हम डेसिमल लगाएंगे, तो जब डेसिमल लगाओगे तो हमेशा इसमें पेयर उतरता है, जितना चाहो उतने जीरो का बना लो, जितने जीरो चाहो उतना बना लो डेसिमल लगाने में, लेकिन हमेशा पेयर उतरेगा, 2 नंबर, 2 फिर 3 फिर 4। समझ में आया? अब यहाँ पर हम एक नंबर छोड़ देते हैं माइंड में अपने, 0 को छोड़ देंगे। 4 की टेबल पढ़ो कि 10 से ज्यादा ना हो, तो 4 3 जा 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 2 जा तो 2 टाइम्स ले जाओगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 इसके नीचे लिखेंगे, 3 बार लिखना है, 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर 42 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 हो गया, और इधर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 42 में 2 ऐड करो 44 हो गया। समझ में आ रहा है ना? इधर माइनस करोगे कितना आएगा, 16 आ गया, 16 आ गया। फिर से हम 2 जीरो उतारेंगे, हमेशा पेयर उतारना है, 2 जीरो, 1 जीरो फिर हम माइंड में अपने छोड़ देंगे। अब की बार हम 44 की टेबल पढ़ेंगे कि 160 से ज्यादा ना हो, तो हम 40 की टेबल पढ़ सकते हैं आराम से, और 4 जा 16 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा ना, अगर 4 बार ले जाते, लेकिन साथ में 4 भी तो चलता है, तो ये भी 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 जा 16 हो जाएगा। समझ में आया? तो ज्यादा हो जाएगा ये, तो कितनी बार ले जाएंगे, 3 टाइम्स ले जाएंगे। अगर हम सिंपल 40 की टेबल पढ़े तो 4 बार में 160 हो जाएगा, लेकिन साथ में हमें पढ़ना क्या, किसका है, 44 का पढ़ना है, 44 का, तो 4 का भी तो साथ में चलेगा टेबल, तो ज्यादा हो जाएगा 4 टाइम्स में। समझ में आया? तो कितने टाइम्स ले जाएंगे, 3 टाइम्स। अब 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ, 3 इसके नीचे। ठीक, अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 का 9,
3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 1 13 माइनस करेंगे 10 में से 9 माइनस करोगे 1 यहाँ पर 9 में से 2 माइनस करोगे 7 15 15 में से 3 माइनस करोगे 2 और यहाँ ऐड करेंगे तो 4 4 6 हो गया। समझ में आया? अब हम आगे डिवाइड करने की जरूरत है, डेसिमल के 2 प्लेस तक हम ले सकते हैं, लेकिन अगर रिमाइंडर, फिर से ध्यान, अगर रिमाइंडर डिवाइडर के आधे से ज्यादा है, रिमाइंडर मतलब 271 डिवाइडर के हाफ से ज्यादा हो, मतलब 4 4 6 का हाफ कितना होगा 2 2 3, तो हम एक नंबर यहां बढ़ा देते और अप्रोक्सीमेट देते। समझ में आया? अगर हम छोड़ रहे हैं नंबर को, आगे नहीं डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर रिमाइंडर इसके डिवाइडर के हाफ से ज्यादा हो, हाफ होगा तो वही लिखोगे, हाफ से ज्यादा होगा तो आप एक बढ़ा सकते हो अप्रोक्सीमेट। समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे 2.24, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आई थी तो 5 इंटू में 2.24 अप्रोक्सीमेट, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 और 2 12 और 5 2 जा 10, 10 और 1 13, तो ये आ जाएगा 13.2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हम इसको जब मेजर करेंगे तो 13.2 आएगा। समझ में आया? नहीं जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं, आप इतना भी लिख सकते हैं 4√5। क्लियर? तो ये इसका रूल है, ये एक्चुअल कैलकुलेशन हो गया। सर वहाँ पे 13 है। सर 2 से मल्टीप्लाई होगा ना 5 से प्लस हो जाएगा 11 है। 4√2 था, हाँ 2√5 था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2.24 मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4.48 आएगा, मतलब 6 से कम आएगा, क्योंकि हाइपरबोला सबसे बड़ी साइड होती है। हाँ वो 13 आ गया था, वैसे गलत आ गया था। अगर मान लो कैलकुलेशन आपका 4 और 6 से बड़ा 4 से तो बड़ा आ सकता है, लेकिन अगर 6 से बड़ा कभी नहीं आएगा, क्योंकि हाइपरन्यूज तो फिक्स हो गई है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो हाइपरन्यूज फिक्स है। तो जो आप परपेंडिकुलर पता कर रहे हो वो 4 और 6 के बीच में आ सकता है, 4 से छोटा आ सकता है, 4 से बड़ा आ सकता है, लेकिन 6 से बड़ा कभी नहीं आएगा। समझ में आया? क्लियर? Of its extended diameter, which at a distance of 7 cm from its center. Draw tangent to the circle from these 2 points P and Q. थर्ड क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट P and Q on one of its extended diameters each at a distance of 7 centimeter from its center. 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रा करना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के, फिर इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ, इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ। तो 3 तो पहले से है, 4 हम इधर बढ़ देंगे, 2 पॉइंट हो गया, 4 इधर बढ़ देंगे, P पॉइंट हो गया। समझ में आया? 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करो, इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर, मतलब CQ जो है वो 7 सेंटीमीटर है और CP भी 7 सेंटीमीटर है। समझ में आया? अब हमें पेयर ऑफ टेक 2 पॉइंट P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangent to the circle from these 2 point P and Q. अब P और Q पॉइंट से तो हम CQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे और CP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, दोनों का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो C को सेंटर मान के आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर 8 लगाओगे, Q को सेंटर मान करके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के 8 लगाओगे। अब ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। मतलब 3 दिया है तो 7 का आधा कितना होगा, 3.5 हो जाएगा। 7 का हाफ 3.5 3.5 हो जाएगा।
तो 3 सेंटीमीटर है तो इससे बाहर ही तो जाएगा 3.5 आगे बढ़ेगा ना। ऐसे यहाँ पर P पॉइंट को सेंटर मान करके आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर यहाँ से सेंटर मान करके C पॉइंट को परपेंडिकुलर बाई करके खींचोगे। समझ में आया? अब इसको आपको रेडियस लेना है, या हम कह सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर डायमीटर लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर डायमीटर लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करना है। समझ में आया? क्लियर? अब ये जो सर्कल यहाँ कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, ये अब इसके सेंटर से ये इसके सेंटर से ये टेंजेंट खींचोगे, स्क्वायर ऑफ टेंजेंट, और इसके सेंटर से ये टेंजेंट खींचोगे। समझ में आया? Q से सर्कल जहां कट करेगा ये टेंजेंट हो गया आपका Q T1 और Q T2। यहां से हम इसके सेंटर से चलेंगे तो यहाँ पर एक टेंजेंट आपका आएगा, ये वाला टेंजेंट, तो ये आपका P ये पॉइंट हो जाएगा, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट हो जाएगा। समझ में आया? P पॉइंट से सेंटर से P पॉइंट से यहां से खींचना है, ये टेंजेंट नया सर्कल को कट करेंगे। नहीं समझ में आया? 4 पॉइंट कट करेंगे ना, 3 सेंटीमीटर यहाँ, तो इसके सेंटर से 2 टेंजेंट खींच दो, ये सर्कल जब कट करेगा इसको वहां से टेंजेंट खींच दो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 degree. Draw a pair of tangent to a circle of radius 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करो, 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करो। फिर आपको 2 टेंजेंट खींचना है जो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। समझ में आया? तो आपको पता है कि ये कोई सर्कल है, अगर यहाँ पर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है P मान लेते हैं, इससे जब हम टेंजेंट इस पर ड्रॉ करेंगे, 2 टेंजेंट, ये PT1 हो गया, ये PT2 हो गया, ये सेंटर हो गया, C सेंटर हो गया, तो CT1 और CT2 ये दोनों क्या होंगी? रेडियस हो जाएंगी। रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस हमेशा क्या होती है? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है? 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। अब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो क्वाड्रिलेटरल में सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल अगर ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा। सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? कोई भी पॉलीगन हो उसके इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन n-2 into 180 होता है। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। 2 रख दोगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो अगर ट्रायंगल है तो नंबर ऑफ साइड ट्रायंगल में कितनी होती है? 3 साइड होती है, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3। तो 3 - 2 इंटू में 180, इसका मतलब 1 into 180। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है, तो 4 - 2 into 180 हो जाएगा। 4 - 2 मतलब 2 into 180 कितना आएगा? 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 होगा। अगर पेंटागन है, 5 साइडेड फिगर है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो 5 - 2 3 हो जाएगा। 3 into 180 तो 540 हो जाएगा। समझ में आया? पेंटागन में क्या होगा? सभी इंटीरियर एंगल का सम 540 हो जाएगा। अगर हेक्सागन है, 6 साइडेड फिगर है, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगा। तो 6 - 2 4, 4 into 180 तो 720 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में सभी चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है।
तो जब ये 90 है दोनों, 90 और 90 180 हो गया, और ये कह रहे हैं कि ये एंगल 60 डिग्री हो, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 120 होगा, क्योंकि 120 में 60 जोड़ो 180 हो गया, और 90 90 ऑलरेडी 180 है, तो 360 हो जाएगा। अगर कह देते हैं कि दो टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट खींचो, ये 30 डिग्री पर हो, तो ये जब 30 होगा तो कितना बनाना पड़ेगा? 150 बनाना पड़ेगा, 150। समझ में आया? तो सेंटर आपको डिसाइड करेगा कि ये पेयर ऑफ टेंजेंट जो है इंक्लाइन कितने डिग्री पर होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमें दो सेंटर के बीच, दो टेंजेंट के बीच में कितना एंगल बनाना है? 60 डिग्री। तो हम यहाँ 5 सेंटीमीटर रेडियस खींचेंगे, एक रेडियस, और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 120 का सेंटर पर। कैसे बनाएंगे? यहाँ इस पॉइंट को सेंटर मानो, एक आर्क लगाओगे, हर एक आर्क कंपास से कितने डिग्री का होता है? 60 का, 60 का होता है। तो यहाँ पर आर्क लगाया, फिर इस पॉइंट को सेंटर मान के 60, फिर 120 का एंगल हो गया। समझ में आया? क्लियर? अब यहाँ इस पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनाओगे? 90 बनाना है ना इस पर। तो यहाँ पर इस पॉइंट को सेंटर मान करके आर्क लगाओगे, फिर यहाँ पर 60, 120, फिर यहाँ पर इस पॉइंट को सेंटर मानो, 90 बन जाएगा। ये हो गया 90 की लाइन। समझ में आया? यहाँ पर इस पॉइंट पर 90 बनाओ, ये बनाया 60, 120, इसका आधा करोगे, यहाँ 60 का हाफ करोगे ना, तो 30 मिल जाएगा। 60 डिग्री करोगे, समझ में आया? तो यहाँ इन दोनों पर हमने 90 बना दिया दोनों एंड पर। अब ये ऑटोमेटिक आपका मिलेगा 60 डिग्री पर। वहां पर आपको 60 मेजरमेंट कर लेना है। ऑटोमेटिक कितने पर मिलेगा? ये 60 पर मिलेगा। समझ में आया? ये तो कंपास का केस है। अगर मान लो डी से 150 डिग्री या 40 डिग्री कह देते, ये आपका 40 डिग्री पर एंगल बना इंक्लाइंड हो, तो हमें यहाँ कितना बनाना पड़ता? 140। अभी तो 140 में 40 जोड़ो 180 होता है। सर ये टेंजेंट पे होगा ना? हाँ, ये दोनों टेंजेंट। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया भी है, 4th नंबर क्वेश्चन।